ओके, ठीक है। अब उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या काम करती है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो आपके दिमाग में एक इरेशनल थॉट, एक इरेशनल बिलीफ जो आपके माइंड में बैठ गया होता है, वो उसको जो है रैशनलाइज करती है। रैशनलाइज हम कैसे करते हैं कि जैसे एक पर्सन हमें ये कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो हम उस पर्सन से क्वेश्चंस रेज करते हैं। हम उस इंसान को कहते हैं, आप ये बताएं आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। लोग हमें कहते हैं क्योंकि लोगों ने मेरे साथ में गलत किया, मेरे यहाँ पे मैं फेल हो गया। अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मैं आगे मूव ऑन नहीं कर पाया। तो हम फिर लोगों को कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि आपके साथ हर पर्सन ने बुरा किया, फेल हो गया है। तो आप ये बताएं, अगर आप जो है आगे नहीं बढ़ते हैं तो क्या आपकी जिंदगी गुजर जाएगी? और अगर आप उस बुरे वाक्य के ऊपर रिग्रेट कर रहे हैं, आपको कोई इस चीज का मसला हो रहा है, तो क्या आपके ख्याल में क्या आप उस वक्त में जाके उस वाक्य को सही कर सकते हैं? तो पर्सन कहेगा नहीं। तो हम फिर लोगों को कहते हैं, जब आप उस वाक्य को दुरुस्त ही नहीं कर सकते हैं जो होना था, तो फिर उसका पछतावा क्यों? और पछतावा कितनी देर तक रहना है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? आप 5 साल एक बुरे वाक्य की वजह से गुजार देते हैं, तो क्या आप अपने जिंदगी में सही डिसीजन ले रहे हैं? तो बंदा कह देता है नहीं जी, ये तो गलत है। तो हम फिर कहते हैं अब आप बताएं क्या करना चाहिए। फिर पर्सन कहता है कि अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब वो उसके अंदर जो है एक इनसाइट डेवलप हो गया कि मैंने आगे बढ़ना है। अब वो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप ये बताएं मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? तो हम फिर उस पर्सन को कहते हैं आपके नजदीक कौन कौन से रास्ते हैं? फिर वो कहेगा कि उसको माफ कर दिया जाए, जिंदगी में आगे बढ़ दिया जाए, पछतावा ना किया जाए, आगे बढ़ने के लिए रास्ते इख्तियार किया जाए। अगर कहीं फेल हो गया तो दोबारा से री अगेन जो है वो प्लानिंग की जाए, स्ट्रेटेजीज बनाई जाए। रिश्ता नाकाम हो गया तो दोबारा से रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। तो फिर वहां से एक इंसान की जो इरेशनल बिलीफ था वो रैशनलाइज हो गया। और जब वो बिलीफ उसका रैशनलाइज हो जाता है और वो इंसान जो है उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो रिलैक्स हो जाता है। यानी कि वो बातें जो उसके लिए पहले तकलीफदा होती हैं, साइकोथेरेपी के अप्लाई होने के बाद उसके लिए वो बातें तकलीफदा नहीं होती है, क्योंकि उसके वो ट्रॉमा वो साइकोथेरेपी के जरिए से हील हो जाती है। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी बेसिकली ये चीज है कि हमने एक इंसान को उसकी एक्टिविटीज देखते हैं कि एक इंसान कौन कौन से काम कर रहा है, कौन कौन से काम नहीं कर रहा है। तो हम जो है उसको बिहेवियर्स के चार्ट बना के देते हैं कि आपने सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन से काम करते हैं। जब वो सारे काम कर रहा होता है तो उसने उसको टिक मार्क करना होता है। फिर हम ये देखते हैं कि उस इंसान में कितने परसेंट एक सेशन के बाद बेहतरी आई है। जो लोग प्रॉपर यानी कि इन्वॉल्व होते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के ऊपर हमने उसको काम करवाना है। यानी कि अगर वो लाइफ में ठीक है, नॉर्मल जा रहा है, देन इट्स ओके। अगर वो ये चीजें नहीं कर पा रहा है तो फिर हमने उसके बिहेवियर्स को एक्टिवेट करना होता है। लाइक हम उसे कहेंगे तुम जो है अपने कपड़े बदलो। कपड़े किस तरह से बदलते हैं, हम उसे बताते हैं, देखो अच्छा गंदा कौन सा इंसान होता है। अगर मैं आपके सामने गंदे कपड़ों में बैठी होती, मेरे बाल अच्छे से ना होते, तो क्या आप मुझसे बात करते? आपके नेल्स अगर गंदे हैं तो किस तरह के नजर आ रहे हैं? तो ये सारी चीजों के जरिए से हम अपने क्लाइंट्स को मल्टीपल एक्टिविटीज के जरिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज के जरिए उसके बिहेवियर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जब एक इंसान डिप्रेशन में होता है तो डेफिनेटली उसको अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉपिंग स्किल। अब अगर एक पर्सन टॉक्सिक है, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन के साथ में हो गई है जो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब आपने उसके साथ में जिंदगी भी गुजारनी है क्योंकि अब आपकी शादी के 8-10 साल गुजर गए हैं। तो फिर हम उस इंसान को उस माहौल में एडजस्ट करना सिखाते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग बताई जाती है, उसे ये बताया जाता है
कि तुमने किस तरह से इन लोगों के साथ में सरवाइव करना है। उसे फिर मसले को नहीं सोचना होता है, फिर हम उसे सिखाते हैं कि आपने अपने मसले को किस तरह से हल करना है। जब ये चीजें एक इंसान सीख जाता है तो वो इंसान उसी माहौल में सरवाइव कर रहा हो। जैसे जैसे एक इंसान साइकोलॉजिकली तौर पे स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है तो वो इंसान टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी सफर करना सीख जाता है। तो ये सारी सपोर्ट आपको साइकोथेरेपी ही फराहम कर सकती है, या आपको मेडिसिन नहीं कर सकती है, क्योंकि मेडिसिन आप लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करने के लिए। आप में से कोई बंदा बता दे जिसने कहा हो कि वो मेडिसिन ले रहा है लेकिन उसकी सोचें तब्दील हो गई। है कोई ऐसा पर्सन? नहीं होती। जी मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप परेशान ना हो, मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपने कंटिन्यू करती हूँ। ओके। ठीक है, अब हम जाते हैं। आपने मुझे क्वेश्चंस नहीं देखने दिया, हम आगे इसको फर्दर करते हैं। बस अर्जी सुकून मिल जाता है। आपको अर्जी सुकून ही मिलता है क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बैलेंस हो जाते हैं। अब हमने साइकोथेरेपी का रोल देख लिया। ठीक है, साइकोथेरेपी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट ही अप्लाई करती है, आपके साइकोथेरेपिस्ट ही आपके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उसको शामिल कर लेंगे तो आपकी लाइफ जो है काफी बेहतर हो जाती है। काइंडली अगर आप कॉपी पेंसिल ले सकते हैं तो कॉपी पेंसिल ले लें और इसको लिख भी लें ताकि आपको पॉइंट्स याद रह जाए और आप अपनी लाइफ में उसको शामिल कर सकें। हमने ये चीज देखी थी स्टार्ट में कि सेल्फ स्टीम एक इंसान की लो हो जाती है। डिप्रेशन में जब बंदा जाता है तो उसकी सेल्फ स्टीम जो है वो लो हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी सेल्फ स्टीम को हाई करना है। अब व्हाट इज अ सेल्फ स्टीम? सेल्फ स्टीम है क्या? सेल्फ स्टीम ये है कि मेरी नजर में मेरी क्या वैल्यू है और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जिन लोगों की सेल्फ स्टीम हाई होती है वो मुआशरे के वो लोग होते हैं जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है सोसाइटी उन्हें क्या कह रही है। उनको गालियां भी देती है तो उन्हें इस चीज से कोई परवाह नहीं है। आपके सामने मिसाल बैठे हुए हैं आपके सियासतदान, उन्हें लोग 3600 गालियां देते हैं। 3600 गोलियां तो शायद कम होगा, 36,000 गालियां दी जाती हैं, बट उन्हें एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है। उनकी अपनी नजर में बहुत हाई है। आप सेल्फ स्टीम को कैसे हाई करें? आप में से हर पर्सन यूनिक है, हर पर्सन की वैल्यू है, हर पर्सन जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर काम करता है जो उसको दूसरों से यूनिक बना देता है। आपने उसकी लिस्ट स्टडी करनी है, आपने खुद को वैल्यूएबल फील करवाना है, आपने ये देखना है कि आप कौन कौन से काम कर रहे हैं और कौन कौन से काम करने से आप खुद को जो है अपने आप को जो है वो अच्छा महसूस करवा सकते हैं। जब आपने अपनी सेल्फ एस्टीम की वो सारी लिस्ट रेडी कर ली तब आपको ये महसूस होगा कि लाइक यू आर समथिंग एल्स। तुम इस दुनिया में नकारा बंदा नहीं हो। तो आपकी सेल्फ स्टीम हाई होना स्टार्ट हो जाती है, आप खुद को जो है एम्पथी देंगे। अब एम्पथी क्या है ये तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी सिखा देती हूँ। मैं 24 घंटे अपने क्लाइंट के साथ में मौजूद नहीं हूँ, उसने मेरे पास आना है 1 हफ्ते के बाद। 24 घंटे वो बंदे अपनी फैमिली के साथ में होता है। एम्पथी का मतलब होता है आप खुद को हमदर्दी देते हैं। लाइक क्या कहते हैं, आपने दोनों हाथ लिए, अपने दोनों हाथों के साथ में जोर से अपने शोल्डर्स को दबाया, दबा के आप खुद को एक पावर देते हैं। आप ये खुद को कहते हैं अपना नाम लेके कि कुछ नहीं होता है, हम जानते हैं तकलीफ है। तुमने अपनी जिंदगी में देखो कितना ज्यादा सफर किया है,
अब तुमने जब अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा सफरिंग कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ सकते हो। जिंदगी में गलतियां हो जाती हैं हर इंसान से। अब अगर आपसे गलती हो गई है तो जरूरी तो नहीं है कि आप उसके ऊपर सजा दी जाए, खुद को माफ भी तो किया जा सकता है ना। आपके ये वर्ड्स आपको एक एफर्ट दे देते हैं उस मसले से निकलने के। हमदर्दी, सिंपथी, एम्पथी बोथ आर डिफरेंट। सिंपथी में ये होता है कि आप दूसरे बंदे को बेचारा महसूस करवाते हैं। आपको रोड्स के ऊपर फकीर मिलते हैं, आप, वो बंदा आपके सामने आके हाथ फैलाता है, आपको तकलीफ महसूस होती है, आप उसे हमदर्दी करते हैं और आप उसको 150 का नोट दे देते हैं कि भाई अल्लाह तुम्हारा भला करे। अब आपने उसको तकलीफ दे दी, आपने उसको कोई सपोर्ट फराहम नहीं की, अब वो बंदा बेचारा महसूस करेगा कि देखो मैंने दूसरे के सामने हाथ दराज किए हैं। उसके अंदर इसकी एक वर्थ कम होगी। लेकिन एम्पथी ये काम नहीं करती है। एम्पथी इसके अल्टरनेटिव है। एम्पथी आपको सपोर्ट भी फराहम कर रही है, साथ में आपको ये भी फील करवा रही है यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो अपनी जिंदगी में कुछ और। जब आप एम्पथी खुद को करते हैं, आपके अंदर एक पावर आती है, आप खुद के साथ में सॉफ्ट हो जाते हैं, आप अपने आप को माफ करें। हर बंदा इस दुनिया में, आपसे गलतियां होती हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर हम अपने साथ में माफ नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों से किस बात की तवक्को रखेंगे। खुद को माफ कर देंगे इस पॉइंट को। अगर आपने खुद के साथ में कोई गलत काम कर लिया है, माफ करे और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। बार बार किसी ने आपको तंग किया, किसी ने आपको पिंच किया, क्या बदला लेने से आप बड़े हो जाएंगे? जिन लोगों से आप बदला लेने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आती है, आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इस बंदे को कैसे नीचे गिरा सकता हूँ, आओ, कैसे कैसे कैसे। आपका वक्त लगेगा उसमें। जब आपका वक्त लगेगा, आप उसको डिवैल्यू करने की कोशिश करेंगे, आपकी अपनी पर्सनालिटी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आई ऑलवेज सेड पीपल को कि माफ करना सीखिए आप। खुद को भी मुआफ करें, दूसरों को भी मुआफ करें। अब इसके बाद आते हैं कि आपने, डिप्रेशन में जब बंदा गया, वो होता है तन्हाई का शिकार। मैं लोगों को कहती हूँ कि एटलीस्ट दिन में 1 घंटा अपने लिए निकाल। 1 घंटा अपने लिए निकालना वो काम करना है जिसको करके आपको खुशी मिले। आपने, क्योंकि हमने उस पर्सन को करना होता है एक्टिविटीज में एंगेज। हम जब तक उसको एक्टिविटीज में एंगेज नहीं करेंगे तो हम उस इंसान को बेहतर नहीं बना सकते। जब हम जो है उस इंसान को एक्टिविटीज में इंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आहिस्ता 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 उस पर्सन के न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो दूसरों को देख रहा होता है, लोग, पीपल आर फीलिंग हैप्पी, वो एक्टिविटीज में अपने आप को इंगेज करता है, वो बंद कमरे से निकल आता है, वो लोगों के दरमियान में बैठना स्टार्ट करता है। इट्स अ स्टेप, एक स्टेप होता है उसको सोसाइटी में लेके आने का। अभी हम उसको कोई काम नहीं करवाती है, हम देखते हैं स्वेरिटी का लेवल और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्लाइंट को इंगेज करते हैं। आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको इंस्टेंट रिलैक्स कर देगी। इंस्टेंट रिलैक्स किस तरह से आप करना है, चाहे आप अभी भी कर सकते हैं। अपनी बॉडी को टोटली रिलैक्स करके बैठिए। चले हम ये एक्टिविटी में आपको सिखाती हूँ। टोटली अपनी बॉडी को रिलैक्स करके बैठ ले, बिल्कुल जैसे हम अपने जिस्म को ढीला छोड़ देते हैं। ढीला छोड़े, अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने मुंह बंद करके नाक से एक लंबा सांस लें। लंबा सांस लेके गए हैं, उसको 1-2 सेकंड के लिए होल्ड डाउन करें। होल्ड डाउन करने के बाद आहिस्ता से अपने मुंह के रास्ते से बाहर निकाल। 1 टाइम, वंस अगेन। आंखें ही आपने बंद रखनी है, आंखें आपने बिल्कुल भी नहीं खोलनी। नाक से लंबा सांस लें,
एक दो सेकंड होल्ड डाउन करें, आहिस्ता से अपने मुंह के रास्ते से बाहर निकाल। फिर से एक बार सेम इसी पैटर्न को आप रिपीट करें। नाक से लंबा सांस लें, एक दो सेकंड होल्ड डाउन करें और आहिस्ता से अपने मुंह के रास्ते से बाहर निकाल। एटलीस्ट अगर आप इस एक्टिविटी को सेम टाइम में 10 टाइम कर लेते हैं, ये दिन में आपने 3 बार करनी है, तो आप खुद को फौरन से इंस्टेंट आप रिलैक्स फील, फौरन से आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है यानी कि ताजा हवा, जो फ्रेश एयर है जो हमारे बाहर मौजूद है, हम उसको अपनी जो है अंदर लेके जाते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं। और जो एक्सहेल करते हैं मुंह के रास्ते से, बेसिकली वो अंदर का स्ट्रेस, नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव थिंकिंग, जो चीजें आपको अंदर डिस्टर्ब कर रही होती है वो चीजें मौजूद होती है, और वो आप अपने मुंह के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं और आप फौरन से रिलैक्स हो जाते हैं। That's called our deep breathing exercise, और ये instant relaxation technique। अब नेक्स्ट आते हैं एम्पथी। एम्पथी मैंने आपको पहले ही बहुत डिटेल में बताया कि आपने किस तरह से अपने आप को एम्पथी देनी है, कैसे आपने खुद को सपोर्ट फराहम करना है। चले, अब नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी हम करते हैं। आप में से हर पर्सन एक बार मुस्कुराए। मुस्कुराने से मुराद है खुल के आपने मुस्कुराना है, सही वाला कोई अपनी जिंदगी का अच्छा वाला मूवमेंट जो आपके नजदीक बहुत खूबसूरत होगा, उसको जरा याद करके एक बार स्माइल कर। 1 मिनट की स्माइल से आपको अच्छा महसूस हुआ? किस किस पर्सन ने सही वाली स्माइल की है? वैसे मुझे तो कोई याद नहीं है। अभी मैं स्माइल कर रही हूँ। ये जब मैंने लाइन ऐड की थी, तो रोहान जेट साहब जी बताएं, आपने स्माइल किया, आपको कैसा लगा? हाँ मैम, बहुत अच्छा फील हुआ। विद इन सेकेंड में आपको अच्छा फील हुआ? ओके, ठीक है। अब अगर ये स्माइल आप दिन में 4 से 5 बार मुस्कुराती हैं, तो आपको कैसा फील, बताएं? अच्छा महसूस होगा? अब ये मुस्कुराहट तो आपने पैसों से नहीं ना लेके आनी। अब किसी ने तो आपको नहीं ना बताना है कि खुद को कैसे अच्छा महसूस करवाना है। अब 1 सेकंड की मुस्कुराहट में आपको अच्छा महसूस करवाया, जब आपने स्माइल की, आपके डोपामाइन रिलीज हुआ और आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ गई, एक खुशी का एहसास आपने फील किया। तो दिन में 4 से 5 बार जब आप मुस्कुराएंगे, तब आप कैसा महसूस, तो आपको बहुत अच्छा महसूस, ये मैंने ये खुद ये चीज मैं वैसे तो बाद में पता चली कि ये भी एक यानी कि हमारी टेक्निक्स में शामिल है, बट मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती होती थी आप मुस्कुराएं। इवन जब मैं उनका सेशन लेती होती हूँ और वो डिप्रेशन में होते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ चलो मुझे एक बार मुस्कुरा के बताए। तो जब वो मुस्कुराते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा, इवन तो वो ना फिर ये होता है कि जब वो मुस्कुराते हैं वो कहते हैं कि इतनी तकलीफें हैं, तो हम तो मुस्कुराना ही भूल गए। तो ये भी बात मुझे जरूर पॉट उनकी होती है कि हम तो शायद मुस्कुराना ही भूल गए। तो मेरी आवाज जो होती है वो मुस्कुराहट वाली है, मैं स्माइल करती हूँ तो मैं बहुत अच्छी, यानी कि मेरी स्माइल भी बड़ी प्यारी है। तो जब मैं हंसती हूँ, वैसे तो वीडियो कॉल नहीं होती, ऑडियो कॉल होती है, लेकिन मेरी आवाज से उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। तो मैं कहती हूँ अभी ये खुशी महसूस हुई ना, ये खुशी आप दिन में 4 से 5 बार फील करें। तो फिर जब वो आहिस्ता 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 इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है।
जब डोपामाइन रिलीज होता है इंसान को खुशी महसूस होने लग जाती है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आपने करनी है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी जो हम बड़ा एक नॉर्मल सा हमारा फॉर्मल आंसर होता है जब हमसे कोई पर्सन ये पूछता है कैसे हो तुम, तो कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहना और सच में अल्हम्दुलिल्लाह होना, ये बहुत टू डिफरेंट थिंग्स है। शुक्रगुजारी ये है कि आपकी लाइफ में मुश्किलात भी हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप अपने रब की जो मिली हुई नेमतें हैं, आपको अल्लाह ने औलाद दी, बहन भाई दिए, आपको अल्लाह ताला ने हर हर चीज दी है, ठीक है। आपने उसकी एक लिस्ट बनानी है। अल्लाह ने आपको आजाद दिया, आंखा दी, पान दिया, अल्लाह ने आपको कान टांगे, हर हर चीज दी है। अगर आप जिस्मानी तौर पर फिट है, खाने को आपके पास मौजूद है, छत आपके पास मौजूद है, आप जो अजाब मिले हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो इन चीजों के ऊपर आपने अपने रब का शुक्र अदा करना। आजमाइशें तकलीफें जिंदगी का हिस्सा है। जो बंदा शुक्रगुजारी की आदत को अपनाता है वो बंदा कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता है। जब हम अपनी जिंदगी में नाशुक्री करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये चीजें हमें जो है वो डिप्रेशन में ले जाती। आप यानी कि अब इस जो बंदा नाशुक्री करता है उसके अंदर ये होता है कि उसे एहसास ही नहीं होता है कि अल्लाह ने उसे कितना कुछ अता किया है। वो काउंट क्या करेगा? अच्छा, मियाँ ने मुझे खर्चा नहीं दिया, मेरी सास मेरे साथ में बुरा कर रही है, मेरे बहन भाई मेरे साथ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मुझे सारी तकलीफें दी। क्या अल्लाह ने मेरी जिंदगी में ही आजमाइशें लिखी थी, दूसरे लोगों के साथ में क्यों ऐसा नहीं होता है? मैंने कौन से ऐसे गुनाह कर दिए हैं जिसकी मुझे सजाएं मिलनी स्टार्ट हो गई हैं? तो ये नाशुक्री आपको शुक्र से दूर कर देती है। और जब बंदा एक शुक्र से दूर हो जाता है तो मीन वो अपनी ब्लेसिंग्स को फील नहीं कर पा रहा होता है। जब आपको ये सारी चीजें आप ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं ना, फिर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक वाइब पैदा होती है, और आप कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बहुत अच्छे हाल में रखा हो। फिर आपको अपनी आजमाइशों के ऊपर भी कोई मसला नहीं होता है। आप ये कहते हैं कि इट्स ओके, ये भी जिंदगी में जरूरी है। हम इस इवन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी जिंदगियों में इतनी तकलीफें आजमाइशें होती हैं, वो कहते हैं इसमें भी बेहतरी है। मैं खुद भी अभी ये बात करती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कहीं अप एंड डाउन आ गया है तो मैं कहती हूँ शायद इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। अगर कोई हादसा हो गया है, किसी दिन कोई लॉस हो गया, कोई बीमारी आ गई, मैंने कहा शायद इसमें भी बेहतरी है। इसीलिए अल्लाह ने जो है वो दी है कि वो तकलीफें जहाँ पे आप शिकवा करते हैं वहां पे भी आपका शुक्र होता है, और वो होता है असल में शुक्र गुजार। आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करेंगे ऑलवेज, हमेशा। जिंदगी में कामयाबी वो नहीं होती है कि आपको कोई अवार्ड मिले, आप फिर ही सेलिब्रेट करेंगे। आपको कोई छोटी सी भी कोई खुशी मिल गई है ना, तो मतलब आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई हैप्पीनेस आई है, किसी का बर्थडे आ गया है, ठीक है, किसी ने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली है। खानदान को इकट्ठा करने से अच्छा है आप घर में एक टाइम का अच्छा खाना बना ले, सारे बच्चे बैठ के, सारी फैमिली एक जगह बैठ के खाना खा ले, उस फैमिली के डिनर को एंजॉय कर ले। आपकी वो भी खुशी है, आपकी गैदरिंग हो जाती है। जरूरी नहीं होता है गैदरिंग से मुराद है कि आपने 5 स्टार के होटल में जाके ही खाना खाना है। खाना घर में भी आप खा सकते। खुशियों छोटी 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 अब चीजों को काउंट करना स्टार्ट कर दें। आपको बाज औकात अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बाज़ औक़ात कभी जिंदगी में ऐसा, मैं मेरी ये आदत है, वैसे तो मुझे मेरे साथ में ये चीजें बहुत कम होती हैं कि मुझे कोई अनएक्सपेक्टेड चीज मिलता है। लेकिन बाज़ औक़ात सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम कर दे जिसकी मुझे जरा सी भी डिमांड ना हो, सो आई फील सो हैप्पी कि वो चीज आपकी इतनी खुशी का बायस बन जाती है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर रहे होते हैं। आपको कोई सडन से कोई सरप्राइज दे दे, आप किसी से मिलना चाहते हैं, कहीं आप गए हैं, बाहर गए हैं, आप किसी ऐसे पर्सन को देख ले जो आपके साथ में बहुत अच्छा रहा हो, आपका बहुत अच्छा टाइम पीरियड गुजरा हो, आपके चेहरे के ऊपर सडन एक स्माइल आ जाती है।
अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दूसरों को भी दें और खुद की भी। जब आप दूसरों को देंगे तभी आपको मिलेंगे, मैं किसी को देती नहीं इसलिए मुझे मिलते भी नहीं। टेक टाइम टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट योर माइनर अचीवमेंट्स। आपने यानी कि अप्रिशिएट करना है। एक बात ये सेल्फ स्टीम में हम ये कहते हैं कि अगर एक पर्सन हम जब लोगों को ये सारी चीजें बताते हैं ना, हम कोई पर्सन कहता है ना कि मैं आज 10% बेहतरी महसूस कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट के ऊपर स्टक नहीं हुआ, मैंने ये काम कर लिया, आज मुझे खुशी महसूस हुई, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर गया, आज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गुजर गया, तो हम फिर लोगों को कहते हैं लेट्स सेलिब्रेट योर इवेंट। आप अपने सेलिब्रेट करते हो जरूरी आप, अब मैंने यहीं पे कहना है कि आपने जरूरी नहीं है कहीं बहुत महंगी चीज के जरिए से सेलिब्रेट करना है। बंदे को अगर चाय का कप भी पसंद है, आप चाय का कप भी अपने आप को एक अच्छे कप में प्रेजेंट करके आप उसके साथ में कोई बिस्किट्स वगैरह खा ले, वो भी आपकी सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन के लिए आपका कोई लेवल नहीं होता है कि आपने इस लेवल के ऊपर जाके अपनी चीजों को सेलिब्रेट करना है। यहाँ तक थी आज की हमारी मीटिंग। और इसके अलावा अब हमारे आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो आप करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अब ये टाइम सारा आपका है और मैं आपको आंसर करूँ। आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप चैट में भी जो है वो लिख सकते हैं। आप अपने माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते हैं। आप मीटिंग में मौजूद हैं या मैं अकेली मौजूद हूँ? हेलो जी। मैम, मैं आयशा बात कर रही हूँ ठीक है मैम। कि मेरी तकरीबन 2 to 3 years हो गए हैं। तो जब मैं उठती हूँ ना, तो एकदम हार्ट बीट्स मेरी बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। हम्म। ब्रीथ इतनी मतलब ब्रीथिंग में इतना इशू हो रहा होता है, और फुल बॉडी श्रिंकिंग कर रही होती है। बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, एकदम होपलेस होता है, एकदम ऐसे लगता है ब्लैक फ्यूचर है। और मैं हम्म। उठी ही क्यों, मैं सोई ही रहती। और मेरी आँखें, ये ज्यादा बेटर था। और ये हमेशा मुझे सोने के बाद ही ऐसा होता है। मतलब नॉर्मल डे में ठीक रहती हूँ, जैसे मैं सो के उठती हूँ तो तब ये फीलिंग्स होती हैं। ये तो एंजाइटी की सिम्टम्स है ना आपको। फेयरफुल थॉट्स। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि एक इंसान को जो डिप्रेशन होता है वो हमेशा उसके माजी का होता है, और जो एंजाइटी होती है जिसमें जी। आपको अपना फ्यूचर डार्क नजर आ रहा होता है तो वो आपको फ्यूचर की होती है। उसमें यानी कि एक आपकी ये जो आपको दिल घुटन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बॉडी आपकी श्रिंक करती है, कांपती है, आपको ठंडे पसीने आते हैं। जी। ठीक है, ये आपको एंजाइटी की वजह से हो रहा होता है, ये आपको डिप्रेशन की वजह से नहीं होता है। इसमें आपकी बॉडी जो है वो भी बहुत ज्यादा पेन कर रही होती है, यानी कि आपके मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होती है। आप अगर अपने कंधे के ऊपर पीछे देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे कंधे बहुत ज्यादा कड़ाव का शिकार है, कोई बोझ मेरे ऊपर मौजूद है। ये बिल्कुल मैम, ये एंजाइटी की सिम्टम्स है। बिल्कुल ये भी है, शोल्डर्स का भी है, इतना खिंचाव कंटिन्यूसली है। मतलब ये डिप्रेशन की वजह से नहीं है। ये डिप्रेशन की वजह से नहीं है, ये एंजाइटी की वजह से है। एंजाइटी भी मेंटल ओके, डिसऑर्डर तो है। मैम इस हम्म। जी जी, हाँ तो मैम बोले आप। इस चीज के लिए, इस सॉल्यूशन मतलब किन के पास जाना होगा, इसके लिए किन से कांटेक्ट करना चाहिए? इनके लिए हम लोग साइकोथेरेपी अप्लाई करते हैं। साइकोथेरेपी में ये चीज होती है कि हम आपके ऊपर एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी अप्लाई करते हैं।
एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी में ये चीज होती है कि आपके लिए वो जो खौफ आपकी लाइफ के होते हैं, कि जिन बातों से आप खौफजदा हो रहे होते हैं, हम उस इंसान को इमेजिन करवाते हैं, यानी कि उसको इमेजिन करवा के उसके लिए वो पॉइंट, अब देखे ना, फ्यूचर तो अब आने वाले साल है, आप मौजूद हैं माजी में, प्रेजेंट में, आप इस टाइम बैठी हैं, सोच आप जो है आज से 4 या 5 साल बाद का होता है। तो जब आपका जो माइंड होता है वो 10 साल आगे चला गया, आपकी बॉडी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, आपके माइंड का आपकी बॉडी के साथ में अलाइनमेंट खत्म हो गया है, तो वहां पे आप डिस्ट्रेस होने लग जाती हैं। आपको जो है चीजें, आपको फियर क्यों होता है? क्योंकि आपको ये फील हो रहा होता है कि चीजें मेरे हाथ से बाहर जा रही हैं, और आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। जब आप कंट्रोलिंग पावर पे जाती हैं तो फिर वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हाई भी आपकी, यानी कि दिल की धड़कन जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तब आप फियरफुल हो जाती हैं। तो वहां पे जी हम मैम। पर्सन को ये एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी के जरिए से उसके जितने खौफ के पॉइंट्स होते हैं, हम उसको इमेजिन करवाते हैं। इमेजिन करवा के उस इंसान को ये बताया जाता है कि अब ये वाली सिचुएशन हो रही है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। वो अपने खौफ को बयान करता रहता है, अभी मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। तो हम डिफरेंट, ये जो सीबीटी है ना, एक्सपोजर विद सीबीटी के जरिए से उसके ठीक है। दिमाग से वो खौफ निकाल देते हैं। अब वो ओके। सिचुएशन सोचेगा तो फिर उसके लिए वो पॉइंट बहुत नॉर्मल होता है। और बहुत सारे लोग 5 या 6 सेशंस लेके इस मसले के जरिए से निकल जाते हैं और उनकी लाइफ ओके। बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। आप उसके लिए अपनी अपॉइंटमेंट दे सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। आई हैव अ वन क्वेश्चन। पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका? What are some effective ways to communicate with someone who are experiences depression? आपने उसके साथ में कम्युनिकेट कैसे करना है, या जो पर्सन डिप्रेशन के साथ में सफर कर रहा है वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा? आप चाहे तो अपना माइक ओपन करके अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अच्छा जी। उस पर्सन के साथ में आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब जो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, हम एक ऐसे मुआशरे में अलमिया है हमारा, उस पर्सन को कहा जाता है ये तो ड्रामे करता है, हट्टा कटा है, खाता पीता है, सारा दिन खाता है, ठीक है, और कहता है कि मैं सही नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। आपके ये अल्फाज उस इंसान को तोड़ने के लिए काफी हैं। आप कुछ नहीं कर सकते है ना, आप एटलीस्ट उस पर्सन को सुन ले, उसे ये कहिए, हम ये इस चीज को एम्पथी, अब एम्पथी आप अपनी फैमिली के साथ में करेंगे। आपने उसको ये कहना है कि हाँ हम जानते हैं कि तुमने अपनी लाइफ में ऐसे कर लिया, ये सफरिंग हो गई है, ये सब कुछ हो गया है, लेकिन अब ये भी तो तुम देखो ना कि तुम यहाँ पे बैठ नहीं सकते हो, तुमने अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन करना है। अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन कर सकते हो। आप उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज करना स्टार्ट कर दे, लोगों के दरमियान में उसको जो है बिठाना स्टार्ट करें, उसे अकेले ना रहने दे। मगर आपने उसको प्रेशराइज भी नहीं करना है, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता, आपने उसको सेल्फ वर्दी फील करवाना है, यानी कि आप उसके लिए लाइक कोई छोटी सी इवेंट प्लान कर ले, उसके दोस्तों को इकट्ठा कर दे, दोस्तों को इकट्ठा करके उसको बिठाए, ताकि वो उसको आहिस्ता आहिस्ता चीजों में एंगेज हो। आपके अच्छे अल्फाज, आपका अच्छा रवैया उस इंसान को बहुत ज्यादा एक सपोर्ट फराहम कर सकता है। आप उस इंसान को अगर बुरे अल्फाज में ना कहेंगे तो भी बहुत अच्छा है। मेरे कुछ क्लाइंट्स, मेरे एक क्लाइंट थे, हैं भी, थे क्या है, अब तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो पाकिस्तान में नहीं होते हैं, वो होते हैं कवेत। तो उन्होंने वो यानी कि फिजिकली तौर पे उनको डिसेबिलिटी है, या जिस्मानी तौर पे उनके जिस्म का पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा इशू है, उनकी बैकबोन की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लोगों की जो नजरें है ना, अगर ये नजरें ना हो
जो किसी जिस्मानी माजूरी के साथ या जिस्मानी डिसेबिलिटी के साथ में सफर कर रहा होगा, शायद वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहते लोगों की नजरें खा जाती। एक तो जिस्मानी कमजोरी है, माजूरी है, वो एक अलग चीज है, मगर लोगों की ये जो नजरें होती है ना, बंदे को खाने के लिए काफी है। कहते बस हमें उस नजर से ना देखें जिस नजर से हमें देखा जाता है, तो शायद हम किसी मसले का शिकार ना हो, और लोग हमारे लिए क्या करें। तो मुझे फिर उस दिन एहसास हुआ कि लाइक क्या हम हम अगर उस पर्सन का क्या कसूर है, अगर वो पर्सन किसी फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ में है। ये तो हमारी, मैं कहती हूँ, जहनी मजबूर वो नहीं है, जहनी मजबूर हमारी सोच है जो हम किसी पर्सन को इस तरह से देख रहे हैं। तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे 2 मिनट के बाद हो जाएगी मीटिंग एंड। आपके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, मैं चेक करती हूँ कि आप में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ओके, 1 मिनट रुके। किसने करना है? आईफोन माइक तो ओपन हो माइक तो रहा ओपन है। हो रहा है। माइक तो है। माइक तो है। ओके, सेल्फ स्टीम को ज्यादा से ज्यादा मैंने बहुत डिटेल में इसको बता दिया है। सेल्फ स्टीम को आप किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। How to diagnose major depression if a person episodes found cannot be found in history। अच्छा, डिप्रेशन के एपिसोड्स नहीं आते हैं आप, यानी कि एपिसोडिक इलनेस जो होती है ना, वो बाइपोलर में होती है, मूड स्विंग्स वाले डिसऑर्डर में होती है, जिसमें मैनिक और साथ में डिप्रेशन बहुत आती है। वो एक अलग कैटेगरी है। वो डिप्रेशन के साथ में एक अलग बीमारी है जिसमें एक हाइपर एक्टिविटी होती है, और दूसरी जो होती है आपके मूड स्विंग स्लो हो जाते हैं। यानी कि इस इतने ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, आप गालियां देते हैं, चीजें तोड़ते हैं, आपकी चीजें कंट्रोल में नहीं रहती हैं। 4 4 5 5 दिन आप चलते रहते हैं, ठीक है, और आपसे चीजें बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रही होती है। एक फेज ये होता है, और वो एक आपका एपिसोड होता है मैनिक का। आप मूड आपके इलेटेड होते हो, आप हंसना शुरू कर देते हो, एकदम से रोना शुरू कर देते हो, एक बात से स्विच करते हो, विद इन सेकंड में दूसरी बात के ऊपर चले जाते हो। वो एक अलग बीमारी है, वो ये वाली बीमारी नहीं है डिप्रेशन। और फिर उसमें एक डिप्रेसिव मूड भी आता है, सेम यही सिम्टम्स होती हैं, बट आपकी जो है वो डिप्रेसिव फेज वाली होती है। यानी कि लो मूड वगैरह ये सारी सिम्टम्स होती हैं, बट उसमें दो स्विंग्स होती है। हम उसे ये भी कहते हैं एपिसोडिक इलनेस, या फिर मौसमियाती बीमारी, यानी कि सर्दी गर्मी जब मौसम भी तब्दील होते हैं तब भी उनके एपिसोड जो है वो अक्कर कर जाते हैं। तो फिर वहां पे हम देखते हैं, और मेजर डिप्रेसिव का तो हमने ये चीज देख ली थी कि वहां पे आपके सुसाइडल थॉट्स होते हैं, और इसके अलावा आपकी जो मंथ होते हैं वो 6 हो जाते हैं।